बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर जुनैद। व्यूअर्स, इस चैनल पर मेडिकल दुनिया की साइंस हम आपको इंतहाई आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जो बहुत सी बीमारियों की जड़ कहलाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी यानी मोटापे की। मोटापा इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक बर्निंग इशू बन चुका हुआ है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ओबेसिटी यानी मोटापा क्या है और इसके आपकी सेहत के ऊपर क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। कुछ अर्सा कबल ओबेसिटी यानी मोटापे को एक मेडिकल कंडीशन के तौर पर जाना और माना जाता था, लेकिन 2013 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने ओबेसिटी यानी मोटापे को एक मेडिकल डिजीज़ करार दे दिया है। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी ओबेसिटी एक मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न बन चुका है। आलमी इदारे सेहत या WHO के मुताबिक पाकिस्तान के 58.1% लोग ओवरवेट हैं, जबकि 43.9% लोग ओबेसिटी के ज़ुमरे में आते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि ओबेसिटी को हम मेडिकली किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। अगर हम ओबेसिटी की मेडिकल डेफिनेशन की बात करें तो मेडिकल में ओबेसिटी को एक्सेस ऑफ एडिपोज टिश्यू मास इन द बॉडी कहते हैं, यानी जिस्म में चर्बी की मिकदार का ज़्यादा हो जाना। यहाँ पर एक बात जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हर वो शख्स जिसका वज़न ज़्यादा हो वो ओबेसिटी के ज़ुमरे में नहीं आता, क्योंकि लंबे अफराद जिनका बोन मास या मसल मास ज़्यादा होता है, हो सकता है कि उनका वज़न ज़्यादा हो लेकिन वो ओबीस ना हो। तो फिर हम किस तरह जज करेंगे कि कौन ओबेसिटी के ज़ुमरे में आता है और कौन ओबेसिटी के ज़ुमरे में नहीं आता। हम मेडिकल में मोटापे को जांचने के लिए एक टूल यूज़ करते हैं जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स या BMI कहते हैं। तो BMI क्या है? BMI में हम वेट इन किलोग्राम्स लेते हैं और उसे डिवाइड कर देते हैं हाइट इन मीटर स्क्वायर्स पे। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देके आपको समझाना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल, एक शख्स जिसका वेट है 70 किलोग्राम्स और उसकी हाइट है 5 फीट और 1.5 इंचेस। तो अगर हम इसकी BMI कैलकुलेट करें तो हमें यहाँ पर हाइट इन मिलीमीटर्स चाहिए। तो सबसे पहले हम मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। इंचेस टेप पे जहाँ पे हाइट फीट और इंचेस में लिखी होती है वहाँ पे साथ ही सेंटीमीटर्स में भी हाइट दी गई होती है। तो इस केस में जिसकी हाइट 5 फीट और 1.5 इंचेस है, इसके अगर हम सेंटीमीटर देखें तो ये 156 सेंटीमीटर्स बनते हैं। तो अब सेंटीमीटर्स को हम मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 0.01 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम अगर 156 को 0.01 से मल्टीप्लाई करें तो 1.56 जवाब आता है। अब हम दोबारा फार्मूले की तरफ आ जाते हैं। 70 kg हमारा वेट हो गया और मिलीमीटर स्क्वायर्स में हाइट चाहिए, यानी कि 1.56 और 1.56। तो पहले हम 1.56 और 1.56 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारा जवाब आता है 2.43। अब हम 70 को डिवाइड करते हैं 2.43 के साथ, तो हमारा जवाब आता है 28.76। तो इस शख्स की BMI 28.76 है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखें कि अगर BMI हमारा 18.5 से लेकर 24.99 तक आ रहा है तो ये नॉर्मल रेंज कहलाती है। 25 से ऊपर अगर BMI आएगा तो ये ओवरवेट की कैटेगरी में आएगा, और अगर किसी शख्स का BMI 25 से भी ऊपर चला जाए, यानी कि 25 से लेकर 29.9 तक हो, तो ये प्री ओबीस की कैटेगरी में आएगा। और 30 से ऊपर ये कंप्लीट ओबेसिटी में फॉल करता है। इसकी आगे फर्दर 3 क्लासेस हैं। ओबेसिटी क्लास 1 में BMI 30 से लेकर 34.99 तक हो तो ये ओबेसिटी क्लास 1 में फॉल करता है। अगर BMI 35 से लेकर 39.99 तक हो तो ये ओबेसिटी क्लास 2 में फॉल करता है। और अगर 40 से भी ज़्यादा हो जाए तो ये ओबेसिटी क्लास 3 यानी कि एक्सट्रीम ओबेसिटी में फॉल करता है, जिसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत भी हो सकती है। तो इस फार्मूले और इस चार्ट की मदद से आप खुद जान सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। यहाँ हैं ओबेसिटी की काजेस की तरफ। तो ओबेसिटी की काजेस को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जेनेटिक फैक्टर्स हैं और दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। अगर हम जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें तो आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि ओबेसिटी रन्स इन फैमिलीज, यानी कि वो लोग जिनके वालिदैन ओबीस होते हैं उनके ज़िंदगी के किसी न किसी मौके पर ओबीस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर ये बात जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिनके वालिदैन ओबीस हों वो ज़रूर ही ओबेसिटी का शिकार हों। हमने बेशुमार ऐसे मरीज़ देखे हैं जिनके वालिदैन तो ओबीस या मोटे होते हैं, लेकिन उनकी औलाद अपनी हेल्दी डाइट
और बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज के ज़रिए मोटापे से बच जाती है। उसके बाद आ जाते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी ईटिंग टू मच एंड मूविंग टू लिटल थ्रू आउट द डे, यानी सारा दिन आप एक्सेसिव अमाउंट में कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं और वो भी अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, एक्सेसिव स्वीट्स ले रहे हैं, एक्सेसिव जूसेस ले रहे हैं, इसके अलावा अनहेल्दी ड्रिंक्स ले रहे हैं और मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे, यानी आप हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट और शुगर ज़्यादा ले रहे हैं और इनको कंज्यूम करने का कोई बंदोबस्त नहीं कर रहे, तो ये जो एक्सेसिव अमाउंट में कैलोरीज हैं ये हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगी और मोटापे का सबब बनेंगी। नंबर पे आ जाते हैं स्ट्रेस। वो पेशेंट जो स्ट्रेस का शिकार होते हैं उनकी एपिटाइट स्ट्रेस में इंक्रीज हो जाती है और इंक्रीज इन एपिटाइट की वजह से उनका इनटेक ज़्यादा हो जाता है, जो कि मोटापे का सबब बनता है। उसके बाद आ जाता है लैक ऑफ स्लीप। नींद की कमी की वजह से ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है और कार्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो कि मोटापे का सबब बनता है। उसके बाद आ जाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वेट इंक्रीज हो जाता है, लाइक हाइपोथायराइडिज्म है, कुशिंग सिंड्रोम है और ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है। ये वो बीमारियां हैं जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वजन इंक्रीज हो जाता है। तो अब हम आ जाते हैं ओबेसिटी की कॉम्प्लिकेशंस पे। तो कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले आ जाती हैं सोशल कॉम्प्लिकेशंस। मोटापे का शिकार अफराद महफिल में जाने से घबराते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में या गैदरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते और बहुत से ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो कि मोटापे की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और ये डिप्रेशन उनकी दूसरी इलनेसेस को भी एनहांस करता है या इंक्रीज़ करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस में जो सबसे अहम और सबसे डेंजरस बीमारी है जो मोटापे के साथ लिंकअप है वो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें होता क्या है कि इसमें जिस्म में इंसुलिन की मिकदार तो मौजूद होती है लेकिन वो ग्लूकोज को कम नहीं कर पाते क्योंकि आपकी बॉडी इससे रेजिस्टेंट हो चुकी होती है और ये मोटापे की वजह से होता है। उसके बाद आ जाती हैं रिप्रोडक्टिव कॉम्प्लिकेशंस। मोटापे का शिकार औरत को कंसीव करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मोटापा पीसीओ यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम काज करता है जो इन रिटर्न इनफर्टिलिटी पैदा करता है। उसके बाद आ जाती हैं कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। स्टडी में देखा गया है कि मोटापे का शिकार अफराद के हार्ट अटैक के और हार्ट डिजीज़ के चांसेस दूसरे अफराद की निस्बत दुगना होते हैं। इन अफराद के शरियानों के अंदर चर्बी जम जाती है जो कि हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनती है और हाई ब्लड प्रेशर इन रिटर्न हार्ट अटैक का सबब बनता है। उसके बाद आ जाती है नॉन अल्कोहलिक स्टेट ऑफ हेपेटाइटिस। मोटापे का शिकार अफराद को अक्सर देखा गया है कि उनमें ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लीवर होता है। उनके जिगर के ऊपर चर्बी की तह जम जाती है और ये तह चर्बी की तह इन फ्यूचर लीवर सिरोसिस का सबब बन सकती है। उसके बाद आ जाती हैं बोन कॉम्प्लिकेशंस। मोटापे के शिकार अफराद में अक्सर देखा गया है कि वज़न की वजह से उनके जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और डीजेनरेटिव चेंजेस उनमें जल्दी देखने को मिलती हैं। इसी वजह से मोटापे का शिकार अफराद अक्सर ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटनों के अमराज के साथ आते हैं और ऐसे पेशेंट्स के अंदर फ्रैक्चर के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि बोन डेंसिटी डिक्रीज हो गई होती है। लास्ट पे आ जाता है कैंसर्स। जीआईटी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कैंसर के इंसिडेंसेस मोटे अफराद में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये थी व्यूअर्स कॉम्प्लिकेशन ओबेसिटी या मोटापे की। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मोटापा हमारे जिस्म के हर अज़ा को इफ़ेक्ट करता है और इससे छुटकारा पाना हमारी अवलीन तरजीह होना चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे कि आप अपनी डाइट को किस तरह से मेंटेन करें, किस तरह से मैनेज करें या अपनी कैलोरिक इनटेक को किस तरह से एडजस्ट करें कि आप मोटापे से बच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।